सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की और ट्राई किया था उसको कंपेयर करने की विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की और उसको ट्राई करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के साथ डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपकी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका 18th सेंचुरी के एंड तक अगर हम बात करें, स्पेशली 1776 तक, जब तक कि वहाँ 13 उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया, ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। अमेरिका में अगर हम देखें तो ब्रिटिश ने जब उपनिवेशों की खोज शुरू की तो वहाँ पे अमेरिका की खोज के साथ ही उन्होंने दो तरीके के लोगों को ले जाकर अमेरिका में बसाया। पहले जो वाइट पीपल्स थे, यानी कि यूरोप के लोग, वो उनको ले जाके बसाया किस लिए, ताकि वो वहाँ पे जाके एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर सके। दूसरे ले जाके बसाया उन्होंने ब्लैक पीपल्स, वो किस लिए, ताकि वहाँ पे जाके जो जंगलों की सफाई करनी है, मतलब एज अ लेबर वहाँ पे काम किया जा सके। बट 1776 आते आते इन 13 उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये माना कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं हैं। अगर आज भी हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे वाइट पीपल और ब्लैक पीपल्स, यानी श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में जो संघर्ष है वो आज तक भी जारी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आती है आपकी फेडरल इन नेचर। अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जब 13 उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलकर एक सेंटर बनाएंगे, एक ऐसा सेंटर जो कि आपके कम्युनिकेशन, जो आपकी एक्सटर्नल जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनको लेकर जो है सारे चीज़ें वो संभालेगा, डिफेंस वो संभालेगा, नेशनल सिक्योरिटी सेंटर संभालेगा, और बाकी जितने भी काम हैं वो स्टेट खुद से खुद करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें अमेरिका में एट द वेरी स्टार्टिंग जो सेंटर था वो एक रिजल्ट था कि जो 13 जो राज्य जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था ब्रिटेन उपनिवेश से या ब्रिटिश कॉलोनी से, तो उन्होंने मिलकर एक सेंटर बनाया था और इसमें राज्य को ये पूरा अधिकार था कि वो जब चाहे सेंटर से अलग हो सकते हैं। और ये किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की विशेषता है, इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन, यानी ऐसे ऐसी व्यवस्था जिसमें कि सेंटर राज्यों के जो सलाह है, राज्यों की सलाह का परिणाम बनता है और राज्य स्टेट से सेंटर से जब चाहे अलग हो सकते हैं। लेकिन फिर डेवलपमेंट होने के साथ साथ ही जब जुडिशरी को अमेरिका में इतनी पावर दी तो वहाँ की जुडिशरी ने ये चीज़ एस्टेब्लिश की कि अमेरिका में राज्य को सेंटर से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी ये वहाँ पे राज्यों ने डिसाइड नहीं किया, सेंटर ने डिसाइड नहीं किया, किसने डिसाइड किया, आपकी जुडिशरी ने, जिसको हम पुलिस सिद्धांत भी बोलते हैं अगर हम बात करें तो। ठीक है, यानी कि अब अमेरिका कैसा है, आपका फेडरल इन नेचर है। पहले अमेरिका कैसा था, कन्फेडरेशन जिसमें राज्य को अलग होने का अधिकार था। आज अमेरिका है फेडरेशन जिसमें राज्य को सेंटर से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के हैं जो अमेरिका में देखी जाती है। जैसे सबसे पहले वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के लिए अलग से, सेंटर के लिए अलग और स्टेट के लिए अलग। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही है। दूसरा, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर की अलग पावर्स है, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है और जुडिशरी की अलग पावर है, यानी तीनों ऑर्गन्स की अलग पावर है, सेंटर की अलग पावर है, स्टेट की अलग पावर है, और यही है हमारे इंडिया में भी। टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको कि अगर पार्लियामेंट की बात करें तो अमेरिका में जिसको कि आप कांग्रेस बोलते हो, दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा आपका होता है सीनेट यानी अपर हाउस। फिर यहाँ पर जैसे हमने कल ब्रिटिश में देखा था कि ब्रिटिश में जुडिशियल रिव्यू की पावर वहाँ की जुडिशरी को नहीं दी हुई है, यानी वहाँ की जुडिशरी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई एक्ट अगर पारित करती है तो उसको रिव्यू नहीं कर सकती, बट अमेरिका में ये पावर है।
दूसरा है ड्यूल सिटीजनशिप, यानी कि अमेरिका में अगर हम बात करें तो वहाँ के जो भी नागरिक है वो दोनों वो सेंटर यानी अमेरिका के भी नागरिक है, अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी नागरिक है, और जो है वो राज्यों के भी नागरिक है, यानी एक ही पर्सन न्यूयॉर्क का भी नागरिक हो सकता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी नागरिक हो सकता है। फिर आता है आपकी रेजिडरी पावर। फेडरल सिस्टम की ये बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वहाँ पर जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, यानी रेजिडरी पावर जो है वो आपकी सेंटर के पास लाई नहीं करती, वो आपकी स्टेट के पास लाई करती है। और यहाँ पे इंडिया डिफ्रेंशिएट करता है, हमारे यहाँ रेजिडरी पावर जो है वो स्टेट के पास नहीं है, किसके पास है, सेंटर के पास है। ठीक है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की सेकंड विशेषता की बात करूं तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में। ठीक है। हमारे यहाँ कौन सा है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि हम ब्रिटिश की जो प्रणाली थी, शासन प्रणाली, उससे हम काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 150 सालों से फैमिलियर थे। इस वजह से हमने वो वाली चुनी व्यवस्था, क्योंकि हम उससे बहुत फैमिलियर थे। अमेरिका में है आपकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड नहीं है, नाम मात्र का हेड नहीं है, बल्कि रियल पावर जो लाई करती है वो राष्ट्रपति में ही लाई करती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल हेड है, बल्कि रियल पावर जो लाई करती है वो किस में लाई करती है, वो आपकी प्राइम मिनिस्टर में लाई करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम या बात करें कि वहाँ के प्रेसिडेंट या वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो अब हम अगर बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पर राष्ट्रपति हेड होता है। अब राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है, कितने कार्यकाल के लिए होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की कैबिनेट में कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति किसे किसे अपॉइंट कर सकता है, अब हम ये देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, यानी मेन कार्यकारी अध्यक्ष ही जो है प्रेसिडेंट होता है, वो सारे काम करता है, इंडिया की तरह नाम मात्र का नहीं होता है, यानी रियल पावर है उसके पास, रियल अथॉरिटी है। तो प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के बिहाफ पे होता है, जिसमें ऑलमोस्ट आपके पास 538 वोट्स होती हैं। ठीक है। अब ये कैसे होता है, शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था कि हर स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का चुनाव होता था, या मैं कहूँ कि कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लिया जाता था, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन लोगों को चुनकर भेजते थे जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट जो है एज अ मेंबर थे, यानी जो डायरेक्ट चुनाव करते थे प्रेसिडेंट का। यानी कि एक किस्म से कहें कि जो आपकी जनता है वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती थी राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन आज के टाइम पे जब कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है, हर जगह इंटरनेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, तो आज के टाइम पे हम देखें तो जो आपकी पब्लिक है वो डायरेक्टली आपके प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। ठीक है, ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट का चुनाव 4 साल के लिए होता है, प्रेसिडेंट वहाँ पे 4 साल के लिए चुने जाते हैं, और एक इंसान अपनी लाइफ टाइम में 2 बार ही, मैक्सिमम 2 टाइम्स वो प्रेसिडेंट रह सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट को आप कैसे हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट को हटाना एक किस्म से पूरी तरह असंभव सी बात लगती है, लेकिन उसको आप हटा सकते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर ये राष्ट्रपति को हटाना है तो आपके पास सिर्फ एक प्रोविजन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहें तो संविधान का अतिक्रमण। और जब ये सिचुएशन हो जाती है तब राष्ट्रपति पे लगता है महाभियोग अंडर आर्टिकल 61, यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और इंडिया में जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की और अमेरिका में इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि अपने यहाँ अगर हम आधार की बात करें तो हमारे यहाँ आधार है सिर्फ एक ही, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट शुरू करने के लिए कोई भी आधार हो सकता है। सपोज करो उसने कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई ब्राइबरी ली है, कोई उसने और ऐसा क्राइम कमिट किया है, किसी भी बेसिस पे उस पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू हो सकती है।
इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू होने के लिए आप जो भी रिजोल्यूशन लेके आते हो, जो संकल्प आप पारित करते हो, वो आप किसी भी सदन में लेके आ सकते हो, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही इम्पीचमेंट की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको दोनों सदनों का बहुमत तो चाहिए होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ सीनेट में ही शुरुआत होती है उसकी, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो हमने देख लिए। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की और क्या पावर्स है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ अपने यहाँ बात करें हम इंडिया की, तो वहाँ पर जो रियल पावर है आपकी वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबॉर्डिनेट्स का चीफ नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि यानी कि हम क्या करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, हम अपनी पूरी लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होंगे उनको चुनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुन लिया जाता है, उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है और फिर वो लोग आपस में ये मिलकर डिसाइड करते हैं, यानी जो सरकार चुन के आती है वो डिसाइड करती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। यानी कि इंडिया की बात करें, मोदी जी को छोड़ दे तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होता है, यानी सब इक्वल है, उनमें आने वाला पहला। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ होता है सबऑर्डिनेट्स का। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब प्रेसिडेंट अमेरिका में चुन लिया जाता है तो वो अपने कैबिनेट में जिसे चाहे उसे शामिल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके चुने हुए विधायक ही होते हैं या एमपीज ही होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिसे चाहे अपने कैबिनेट में शामिल कर सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपको कैबिनेट में शामिल करना है तो अभी आप कैबिनेट में सिर्फ मंत्रियों को शामिल कर सकते हो या किसी अन्य सदस्य को शामिल कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड उसके लिए क्या है, 6 महीने। यानी 6 महीने के अंदर उसे चुनाव लड़ना होगा और कोई ना कोई मंत्री पद चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में उसे हासिल करना होगा। तो ये हमारे यहाँ कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट की अमेरिका में और क्या पावर है, तो प्रेसिडेंट अमेरिका में कुछ लोगों को अपॉइंट भी कर सकता है। जैसे आर्मी के चीफ्स हो गए, वहाँ पे उनको अपॉइंट करता है, या मैं कहूँ कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है वो आपके प्रेसिडेंट करते हैं, या फिर जो राजदूत है, कमिश्नर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक खास बात है कि इन सब की नियुक्ति की रेटिफिकेशन आपको सीनेट से करानी जरूरी होती है, ठीक है। तो अब हम तब से बात कर रहे हैं सीनेट हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, तो अभी इन दोनों सदनों के बारे में भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रोविजन हम देख लेते हैं अमेरिकन लेजिस्लेचर के बारे में, जहां पर अमेरिकन लेजिस्लेचर को जैसे इंडिया में हम पार्लियामेंट बोलते हैं, अमेरिका में वहां की लेजिस्लेचर को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं है ये पर, ठीक है। तो वहां पे क्या है, क्योंकि अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वहां पे, इसलिए अमेरिका में लेजिस्लेचर के दो हाउस हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकेंड वन इज योर सीनेट, ठीक है। यानी सीनेट यानी अपर हाउस जैसे हमारी राज्यसभा है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस जैसे कि हमारी लोकसभा है। अगर हम बात कर लेते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, तो उसमें आज के टाइम पे टोटल 435 मेंबर्स हैं, जो याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट इनका इलेक्शन भी सेम ऐसे ही होता है जैसे कि इंडिया में होता है, यानी डायरेक्ट लोग चुनकर इनको भेजते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और दूसरा हमारे पास आ जाता है सीनेट। सीनेट जिसको परमानेंट हाउस कहते हैं। अब राज्यसभा में और सीनेट में डिफरेंस आता है। इंडिया में अगर हम कहें राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, बेशक से 250 सीट्स हैं आपकी, लेकिन जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर स्टेट के लिए सीट फिक्स है, यानी 2 सीट है। चाहे स्टेट कितना भी बड़ा हो या स्टेट कितना भी छोटा हो, वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट टू द राज्यसभा कहें या फिर हम कहें वहां की सीनेट में। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूँ कि सीनेट में हर स्टेट से 2 मेंबर चुने जाते हैं, परमानेंटली चुने जाते हैं 6 साल के लिए, ठीक है। और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर चुने जाते हैं, इसलिए सीनेट को हम परमानेंट हाउस कहते हैं। और इंडिया में भी ऐसा ही है कि राज्यसभा के जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो 6 साल के चुने जाते हैं और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य वहाँ के रिटायर्ड हो जाते हैं।
उसके बाद अगर सीनेट की बात करें तो सीनेट में क्या था कि जैसे हमने लिखा है 1913, तो ये साल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिफोर 1913 वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता था कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बट 1913 के बाद से डायरेक्ट इलेक्शन होता है सीनेट के लिए भी, जो लोग चुन के आएंगे। दूसरा, जो सीनेट के चांसलर है यानी जो सीनेट के सभापति हैं वो कौन है, वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो लगे हाँ, तो इसका भी देख लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ पे होते हैं उनका इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ ही करा लिया जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट को भी 4 साल के लिए चुनकर भेजा जाता है, और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी क्या करता है, सीनेट के सभापति के तौर पे ही उसका एक्चुअल काम होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है। और सेम प्रोविजन है कि अगर दोनों जो है फर्स्ट टाइम वोट नहीं करते, लेकिन अगर वोट इक्वल पड़ जाती है, तो जो आपकी रूलिंग पार्टी है और अपोजिट पार्टी है, यानी पक्ष और विपक्ष की अगर मैं बात करूं, तो दोनों में अगर इक्वल वोट पड़ जाती हैं, तो जो निर्णायक वोट है, ठीक है, यानी कि जो डिसाइडेड वोट है, वो डालने का हक है आपके वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर मान लो आपका प्रेसिडेंट किसी वजह से अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा नहीं कर पाता, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट की जगह पर काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अमेरिका की जुडिशरी कैसे काम करती है। देखो, जुडिशरी की अगर बात करें हम अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका एक फेडरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बेस पे काम करता है, तो वहाँ की जुडिशरी इंडियन जुडिशरी से थोड़ा सा अलग है। इंडियन जुडिशरी में अगर बात करें तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसी के अंडर आती है आपकी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है, ठीक है। लेकिन अमेरिकन जुडिशरी में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सेंटर के लिए अलग से है, यानी सुप्रीम कोर्ट मैटर देखता है सिर्फ रिलेटेड टू द सेंटर, और वहाँ की जो हाई कोर्ट्स है वो स्टेट में हायर जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में जैसे अगर मैं बात करूँ स्पेशली आर्टिकल 131, जो कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें बोला गया है कि जो भी मैटर रिलेटेड है सेंटर और स्टेट से, वो मैटर की शुरुआत हो सकती है कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसका मतलब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों के मैटर्स को देखता है। तो अगर अमेरिकन जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी मेंबर वहां पे चुने जाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए चुने जाते हैं। लेकिन अगर सपोज करो किसी को रिटायर होना है तो क्या करें, तो उसमें क्या होता है कि उन जजेस का ये चीज देखी जाती है कि उन्होंने एटलीस्ट 10 साल के लिए अपनी जुडिशियल सर्विस दी हो, और साथ ही साथ वो अपनी 70 ईयर्स की एज अचीव कर चुके हैं। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वहाँ के जजेस को रिटायर्ड होने का अधिकार दे दिया जाता है। अदरवाइज उन्हें कैसे हटाया जाता है, उन्हें इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जाता है, और इंडिया में जजेस को हटाने का भी एकमात्र जो तरीका है वो है इम्पीचमेंट। इससे मुझे एक बात याद आई कि ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ एक ही पर्सन के लिए यूज किया गया है, और वो है आपके राष्ट्रपति। आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल इम्पीचमेंट की तरह है, लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज नहीं किया गया है। लेकिन हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए अगर हम प्रोसीजर अपनाते हैं उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए इम्पीचमेंट जैसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स में दिया गया है, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए दिया गया है, तो देखते हैं आपको पता है नहीं है। अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जुडिशरी वहां पे क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसलिए ही उसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारी जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है जुडिशियल राइट्स में। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका में जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक किस्म से बोले जो राइट है वो उसने धीरे धीरे हासिल किया है, और इसलिए ही आज के टाइम पे हम जो जुडिशरी है अमेरिकन जुडिशरी उसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो देखती है कि सरकार जो भी एक्ट आपके लेके आ रही है, जो भी बिल लेके आ रही है, क्या वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। नहीं है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करती है। और या फिर हम अगर बात करें कि अगर कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है बट वो क्लियर नहीं लिखा है, तो वो एम्बिग्यूटी को हटाने का काम भी कौन करती है, जुडिशरी करती है, ठीक है।
उसके बाद कहें जुडिशल सुपरमेसी। अब इसमें ना बहुत वो एक जो अच्छा एग्जाम्पल निकल के आता है वो आता है आपका पुलिस थ्योरी वाला। ये क्या चीज़ होती है? देखो, जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जब अमेरिकन सेंटर उस टाइम पे बना था, या मैं कहूँ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना था, तो वो 13 स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर बनाया था। उनके उन्होंने मिलकर ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम कुछ जो मैटर्स होते हैं वो सेंटर को दे देते हैं ताकि हमारे बिहाफ पे सेंटर डील करे, बट वी हैव द राइट कि हम उस सेंटर से जब चाहें वो अलग हो सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब जब स्टेट्स ने सोचा सेंटर की पावर्स बढ़ रही हैं अलग होने की, तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि यहाँ के राज्य को सेंटर से अलग होने का अधिकार नहीं है, और इसी को बोला जाता है जुडिशल सुपरमेसी। यानी वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पुलिस थ्योरी, यानी पुलिस पावर ऑफ पुलिस थ्योरी, यानी कि पुलिस थ्योरी का सिद्धांत उन्होंने दिया, और इसमें ये बताया कि सेंटर से स्टेट्स जो है अलग नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ पे जुडिशल सुपरमेसी को जो है एस्टेब्लिश किया गया। और क्या है दूसरा आपका एग्जांपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का, वो आता है आपका जुडिशियल रिव्यू। यानी कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है जो कि उसने खुद से अचीव किया है थ्रू आउट द जर्नी, कि हम जो भी आपकी पार्लियामेंट जो एक्ट लेके आती है, जो बिल लेके आती है, कोई डिसीजन लेती है आपकी एग्जीक्यूटिव, तो इन सब को लेजिस्लेचर में जो भी एक्ट पास होता है तो आपकी जुडिशरी ये देख सकती है कि वो जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो जुडिशरी को पूरा राइट है उस एक्ट को अबॉलिश करने का। दूसरा होता है एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन दिया गया है, बट उस प्रोविजन के एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, ठीक है, और क्लैरिटी नहीं है कि आप कौन से मतलब को मानोगे, क्योंकि सब कोई अपने हिसाब से उसको यूज करना चाहेगा। तो फिर आपके सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है इसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर वर्ड का या उस पर्टिकुलर प्रोविजन का मतलब डिसाइड कर सकता है, यानी उसको इंटरप्रेट कर सकता है, और इसी को बोलते हैं एजुकेशन। ठीक है, तो हमने देख लिया। दूसरा क्या है कि जो अमेरिकन जुडिशरी है, वहां पर हम देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड को इस्तेमाल किया गया। अब क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में भी इस चीज़ को बताया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या डिफरेंस है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देखें, बट मैं मोटा मोटा आज ही बता देती हूँ। देखो, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसमें तो जुडिशरी सिर्फ ये चीज़ देखती है कि जो भी एक्ट पास किया गया है क्या उसको पास करने का प्रोसीजर सेम था, यानी जैसे मान लो फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकेंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई, क्या वो प्रोसीजर फॉलो किया गया है, क्या एक एक आपके हाउस के बाद दूसरे हाउस में भेजा गया है, क्या प्रेसिडेंट की रेटिफिकेशन उसके लिए ली गई है या नहीं ली गई है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ना सिर्फ जुडिशरी को पावर होती है वो देखने की कि जो आपका एक्ट है उसका प्रोसीजर सही है, बल्कि कंटेंट भी सही है या नहीं है वो भी देखती है। दूसरा कि अगर हम बात करें जो अमेरिकन जुडिशरी है वो आपके नेचुरल लॉ के हिसाब से काम करती है। जो हमने कल देखा था जो आपकी ब्रिटिश जुडिशरी है वो नेचुरल लॉ के हिसाब से काम नहीं करती, वो पॉजिटिव लॉ के हिसाब से काम करती है। यानी नेचुरल लॉ का मतलब ये है कि नेचर ने इंसानों को जो अधिकार दिए हैं वो आपके राइट्स जो है वो प्रिजर्व होने चाहिए, उनके ऊपर आपकी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश जो जुडिशरी है, जुडिशल सिस्टम है, या ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, वो मानती है कि इंसानों द्वारा बनाए गए लॉ सुप्रीम होते हैं। ठीक है, नेचर के द्वारा बनाए गए लॉ सुप्रीम नहीं होते। इंडिया की बात करें तो अब हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू की पावर है, बिल्कुल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जुडिशरी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन हमारे जो जुडिशरी है उसने ये साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी हम अमेरिकन की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाएंगे। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वर्ड लिखा कहाँ गया है, आपका आर्टिकल नंबर 21
1 में ये चीज़ लिखी गई है। हम भी नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनजीटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को लेके और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे उसको इंडिया से। अगर आपने ये पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाके ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।